Hello everyone, welcome to Will's IS Academy. Today we start current affair lecture series. Why current affair so important and how can manage current affair with or relate to our static parts? Because केवल करंट अफेयर पढ़ के आपको कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। साथ में हमारे पास एससीएस और यूपीएससी से रिलेटेड सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड कोर्सेज हैं। इवन दो आप आपका अगर आपको मेंटरशिप की जरूरत है वो भी अवेलेबल है हमारे पास। सारे तरीके के टेस्ट सीरीज के जो फॉर्मेट है वो भी अवेलेबल है हमारे पास। जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है वो भी अवेलेबल है, और चूंकि ये जिंद में ही है तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट है कि आप आसानी से एक ऑफलाइन मोड में क्लास को ले पाए। अगर आप वहीं इंगेज्ड हैं या आपके पास टाइम कांस्टेंट है तो आप ऑनलाइन मोड में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर की जो सीरीज है ये अभी फिलहाल वीकली रहने वाली है, बट आगे देखेंगे किस तरीके से इसको डे बाय डे बेसिस में हम लोग लाने के लिए ट्राई करेंगे। सेकंड वन, इसकी जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलेगी। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो सिंपली आप टेलीग्राम में जाके विल्स आईएएस एकेडमी सर्च करेंगे तो वहां से आपको चीजें दिखेंगी। वो हमारे चैनल आप वहां से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात होगी करंट अफेयर से रिलेटेड और हमारी बेसिक से रिलेटेड। अब देखिए, हम इशू बेस्ड बात करेंगे। जो ये सीरीज होगी इसमें आपको पर डे कुछ नई स्ट्रेटेजीज, किस तरीके से कवर करना है, टॉपिक की इंपॉर्टेंस, किस तरीके से टॉपिक को सेग्रीगेट करें, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। साथ में हम ये भी ट्राई करेंगे कि आपको प्रीलिम्स के लिए जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कैसे फ्रेम हो रहे हैं, वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, क्या ट्रिक्स अपनाई जाए, क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाए, और क्या अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रखा जाए, किस तरीके से कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाए। इन सारी चीजों को लेके हम डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है। अब देखिए, मैंने आपको बात कही कि इशू बेस्ड। देखिए, इशू कभी रिजॉल्व नहीं होते, इशू हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं। हाँ, उनकी जो प्रायोरिटाइजेशन है वो थोड़ी कम हो जाती है या थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे एजुकेशन रिफॉर्म है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, वैल्यू कन्फ्लिक्ट है, डायलेमाज है, ये सारे के सारे एज इट इज रहेंगे। हाँ, ये थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा। रीजन क्या है? लाइफ जो है वो फुली डायनेमिक है। ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो फुली डायनेमिक है, तो हम स्टैटिक की तरह इसको हम टैकल कर भी नहीं सकते। ओके। और एक सिविल सर्वेंट के अंदर जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि उसे डेली जो चैलेंजेस हैं उसे फेस करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी भी, और ये जो वैल्यूज हैं ये सेल्फ आपकी पर्सनालिटी में इनकलकेट होती चली जाएंगी, और उसका एडवांटेज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। लाइफ के हर एंगल में, हर हर पोजीशंस पे आपको ये देखने को मिलेगा। कि लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन एक ऐसा वायसराय रहा जिसे हम इंडियन सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, और ये भी मानते हैं कि इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को कर्व करने के लिए बंगाल का पार्टीशन कर दिया। लेकिन लॉर्ड कर्जन इंडिया आने से पहले दो दो पोजीशंस पे ऑलरेडी वर्क कर चुका था। पहला वो अंडर सेक्रेटरी रहा था 1891 से 1892 में, और फॉरेन अफेयर में भी उसने 1895 से 1898 तक काम किया हुआ था। इसका मतलब उसे इंडिया के बारे में काफी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी। और उसके बाद 80 1899 में वो इंडिया आता है वायसराय बन के, और वो इस तरीके के वर्क करता है। अब चूंकि वो वायसराय है तो वो दोनों तरीके के वर्क करेगा। कुछ एक पॉजिटिव रिफॉर्म भी करेगा, वो भी हम उसमें देखेंगे। और दूसरा कि वो ब्रिटिश पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए भी कुछ एक एक्टिविटी करेगा, वो भी हम देखेंगे। क्योंकि बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए
क्योंकि बंगाल में जो एजुकेशन रिफॉर्म थे वो देखने को मिल रहे थे, लोग एजुकेटेड हो गए थे, लोगों को समझ में आ गया था कि हम, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ये हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है। इसको लेके नेशनल मूवमेंट बंगाल में से शुरू हो गए थे। तो इसी को कर्व करने के लिए कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया, और वो डिवाइड भी इस तरीके से किया गया कि एक रिलीजियस प्रोस्पेक्ट में चीजों को डिवाइड किया गया। एक साइड एक कम्युनिटी को ज्यादा कर दिया गया और दूसरी साइड को दूसरी कम्युनिटी को। और सोसाइटी में दूसरी कम्युनिटी से, सारी कम्युनिटी से बात कहेगी कि देखिए हम आपको दूसरी जो कम्युनिटी है उससे सेव करने के लिए हम आपको डिवाइड कर रहे हैं। और लॉजिक दिया गया कि चूंकि बंगाल इतना बड़ा स्टेट है, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत इजिली नहीं हो पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को हमको इम्प्लीमेंट करने में कई तरीके के इश्यूज, चैलेंजेस आ रहे हैं। रीजन बीइंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहीं से देखिए ब्यूरोक्रेसी आपको समझ में भी आएगी कि ब्यूरोक्रेसी में चीजों को रखते कैसे है, बात क्या होती है और कहीं भी कैसे जाती है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों रहा, अभी ये इशू रहा कि वर्धमान जो म्यूनसिपालिटीज है, जो वेस्ट बंगाल की एक सिटी है, वहां करजन गेट के सामने एक महाराजा की मूर्ति लगाने की बात की गई थी, और इसी वजह से जो करजन का नाम है वो फेमस हुआ। करजन ये भी कहता है इंडिया को लेके, देखिए, कि भले ही कि ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य तब तक बचा रहेगा जब तक कि उसके अंडर में इंडिया रहेगा, और भले ही जितने डोमिनियंस हैं ये सारे के सारे खत्म हो जाए, लेकिन इंडिया को सेव रखना है, तभी ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज जो है वो बचा रहेगा। तो ये कर्जन को समझ थी कि इंडिया ब्रिटेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके रिफॉर्म की। देखिए, इसने एजुकेशनल रिफॉर्म किया। एजुकेशन में इसने क्या किया कि यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 ये लेके आया, और इसके अंदर में किससे क्या हुआ कि जो जितनी यूनिवर्सिटी थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। इसके पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी। हो सकता है कि यूपीएससी आपसे इसी इसी वर्ड्स को लेके घुमा के पूछ दे और आप गलती कर जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल होके पढ़िए, एक एक लाइन को हर तरीके से, हर एंगल से देख के समझ के पढ़िए। साइंटिफिक अप्रोच के बारे में, साइंटिफिक रिफॉर्म के बारे में देखें तो उसने द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किया था पूसा में, जो उसमें बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखें तो उसमें सर एंड्रू फ्रेजर के चेयरमैनशिप में पुलिस कमीशन को स्टेब्लिश किया था 1902 में। और साथ में उसने NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन, जिसे पख्तून, खैबर पख्तून, जहां से खैबर दर्रा काफी नजदीक है, और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो पार्ट है, यही वो जगह है जो कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को इंडिया से। और जो पख्तून कम्युनिटी है, ये मानी जाती है कि दुनिया की सबसे लड़ाकू कम्युनिटी है, और ये कहते भी हैं कि हम पैदा ही होते हैं लड़ने के लिए। तो इसको भी इसने बनाया, इसको स्टेब्लिश किया। मिलिट्री रिफॉर्म के बारे में देखें तो इसने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स के बारे में बात करी, और ये एक बाद में इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ आर्मी को इंडियनाइजेशन करने में, भारतीयकरण करने में का एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए ये बना। अदर रिफॉर्म के बारे में देखें तो एंसेंट मोन्यूमेंट एक्ट 190 इसने पास करा, जो ऑब्लिगेटरी करता है लोकल अथॉरिटीज को और साथ में गवर्नमेंट को भी कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट के जो साइट्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको सेव किया जाए, और अगर उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो वो एक तरीके का ऑफेंस है। इससे भी काफी चीजें भारत में बची। देखिए, इससे पहले कई तरीके के जो रिसर्च हुआ करते थे या जो मॉन्यूमेंट हुआ करते थे, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। इसी वजह से देखिए अभी भी हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई ऐसे साइट्स हैं जो जिनको हमने बर्बाद कर दिया, ठीक है, जिसको हमने खराब कर दिया। ये सारी चीजें यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि चूंकि ये टॉपिक रहा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखिए। क्वेश्चंस
इसमें वर्ड को समझना, सेंटेंस को समझना, ऑप्शन को समझना, ये सारा काफी डिफिकल्ट होता है एक बिगनर के लिए। आज से ही प्रैक्टिस करेंगे, आज से ही चीजों को देखेंगे। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल के पार्टीशन का जब पार्टीशन होता है तो वो कब तक रहता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, तो वो कब तक रहेगा। अभी देखिए अपने आप में क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अलग है, इसकी जो ऑप्शन है वो भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेट कौन करेगा ये आपको समझना होगा। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया बंगाल विभाजन तब तक चला। देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मेट, एक तरीका। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिशों द्वारा इंडियन जो सोल्जर थे उनकी नीड थी, और जब वो हो गया तो इसको इसको सबसाइड कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि किंग जॉर्ज फिफ्थ ने 1911 में दिल्ली के रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया। इसको भी देखेंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ये बिल्कुल नहीं है। और 1947 में भारत का विभाजन जब पूर्वी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान बना। तो ये देखिए दोनों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये है कि किंग जॉर्ज ने दिल्ली दरबार में इसका अनाउंसमेंट करा, और उसके बाद बंगाल से कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल बना के शिफ्ट भी किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें इसके साथ ही हुई। तो ये कई तरीके के फैक्ट हैं जो आपको साइमल्टेनियसली जानने होंगे, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में या मेंस के आंसर को लिखने में आपको इसकी नीड समझ में आई होगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। छोटे छोटे फॉर्मेट में वीडियो रखेंगे, ऐसी ही वीडियोस आपको मिलेंगे। टोटल आपको चीजें कवर हो जाएंगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको कर्जन की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, कर्जन को किस तरीके से पढ़ना है ये समझ में आया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए इसको टैकल करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्जन की जो इंपॉर्टेंस थी उस समय, उससे रिलेटेड चीजों को, उसकी जो रिफॉर्म है वो किस तरीके से आज के जो 75 ईयर्स हमारी आजादी के हो गए अमृत महोत्सव में, वो जो रिफॉर्म है वो किस तरीके से यूजफुल है। तो आपको कहा कि कॉइन का जो सेकंड पार्ट है, सिक्के का जो दूसरा पहलू है, जो उसके रिफॉर्म है, उसको लेके बात करनी है। इसमें पॉलिटिकल एंगल भी कई आ सकते हैं, इकोनॉमिक के भी एंगल आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसके साथ ही आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से चीजें को आपको देखना है और करना है। सेकेंड टॉपिक, द इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, साथ में ये जीएस पेपर 4 से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये एथिक्स के पार्ट में भी आएगा, वहां भी चीजें यहाँ ये कवर करेगा। और जो रेमिशंस पॉलिसी फॉर कन्विक्टेड है, इससे रिलेटेड ये बातें हैं। बिल्किस बानो केस ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी इसमें रिसेंट अपडेट ये है कि कल कुछ एक जो एमएलएज हैं उन्होंने इन इससे रिलेटेड एक लेटर भी लिखा हुआ है गवर्नर को गुजरात के और प्रेसिडेंट को, कि ये जो आपने मूव किया है इसे बैक कर लीजिए। अब पूरा इशू क्या है, पहले एक थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए बिल्किस बानो इशू ये है कि 2004 में 2002 का जो गुजरात राइट था, उसके बाद से क्या हुआ कि एक जो कम्युनिटी की महिला है बिल्किस बानो, इनके साथ एक दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने 11 पर्सन ने रेप किया, और इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर मुकदमा चला, और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इनको जेल भेज दिया, और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मीन्स आजीवन कारावास इनको दे दिया गया। 2008 की घटना है। इसको देखते हुए ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इस बात को डिनाई कर दिया। इसके बाद ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसी ईयर के स्टार्टिंग में एक डायरेक्शंस किया और कहा कि जो रेमिशंस पॉलिसी है, मीन्स जो छूट की नीति है, वो ये कहती है कि अगर कोई सजा काट रहा है और उसकी सजा का अगर 20 ईयर की सजा है और अगर वो 15 ईयर क्रॉस कर चुका है या 14 ईयर उसका निकल चुका है, तो हम उसकी सजा को हम कम कर सकते हैं।
देखिए ये एक डिबेट ही दूसरी है, ये जो डिबेट है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। और इस डिबेट को समझने के लिए हमको थोड़ा सा अपने अप्रोच और अपने जो आइडियाज हैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा। अब अप्रोच क्या है वो देखते हैं। ये इसमें दो तरीके के आर्गुमेंट आपको देखने को मिलेंगे पूरे केसेस में। एक तो ये कहेगा कि ये जो रेप विक्टिम जिनको लीव दी गई इनको नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है, इनको फिर उठा के जेल में डाल दो। और दूसरा दूसरा जो साइड है वो ये कहेगा कि नहीं, जो हुआ वो हुआ, अब उनको रिलीफ दे देना चाहिए, ठीक है। यही पूरी की पूरी डिबेट है। अब इसमें आपको गवर्नेंस के कई एंगल देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल एंगल आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के कई एंगल आपको देखने को मिलेंगे, आर्टिकल्स देखने को मिलेंगी, मल्टीपल जो पोस्ट है उसकी या पावर है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अगर आर्गुमेंट के बारे में बात करें तो एक जो आर्गुमेंट आ रहा है इसके साथ वो ये है कि अभी एक सवाल ये पहले खड़ा होता है कि आखिर आर्गुमेंट क्यों, भाई क्यों हम छोड़ दें किसी को। इसका जो आंसर है वो ये है कि देखिए हम सिविलाइज्ड सोसाइटी है, और सिविलाइज सोसाइटी में गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि दोषी को सजा अगर दी गई और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने गलती की है, तो इसका मतलब कि हम वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से और काबिल तरीके से जीने के लिए तैयार है, तो हम उसको रिलीज दे दें और वो अपनी लाइफ को जिए, क्योंकि हम उसके दुश्मन नहीं है। हमारा काम केवल ये है कि हम उसको ये बताएं कि उसने ये गलती करी है और उसकी गलती से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट गया है। तो चूंकि जिसके साथ ये घटना घटी है उसको भी एक सेटिस्फेक्शन जाए, सोसाइटी में ये दिखे कि रूल ऑफ लॉ है, गवर्नमेंट नाम की चीज है, अगर कोई गलती करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ में हमें इस आदमी को भी लेके चलना है कि इसने जिस तरीके से जिस मेंटल स्टेटस में ये गलती करी, आगे जाके अगर ये नहीं करता है तो हम इसको रिलीफ दें। आपको एक आंकड़ा और बताता हूं, भारत में जो आजीवन कारावास अभी जो जेलों में जो बंद हैं उसमें 60% लोग ऐसे हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, कोर्ट के 40% ऐसे डिसीजन हैं जिसमें इनोसेंट पीपल गलती से जेल की सजाएं काट रहे हैं। ये दोनों लॉजिक यही बात कह रहे हैं, ये दोनों डेटा टॉपिक यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम से मिस्टेक हो जाती है, और उस मिस्टेक को हमको ठीक करने के लिए जो लोग इस जिस तरह जेलों में बंद हैं उनको हम सर्टेन पीरियड के बाद उनको हम रिलीज कर दें। अभी एक और यूपी में केस आया था जिसमें एक आदमी ने गलती करी और 42 ईयर तक वो जेल में रहा, बाद में पता चला कि इसने तो कोई गलती करी ही नहीं थी, ये बाई मिस्टेक हो गई। तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं, हम एक ट्रांजिशनल फेज में हैं, इस ट्रांजिशनल फेज को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को भी करना है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को भी देखना है। अब हम बात करते हैं बिल्किस बानो केस के। जो रेमिशंस पॉलिसी है वो ये देखिए, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो जो कन्विक्ट है अगर उसका नेचर जो है वो बेहतर रहा, उसके जो कुछ ग्राउंड्स हैं अगर उसमें उसने परफॉर्म किया और बेहतर परफॉर्म किया, तो उसके बिहेवियरल चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं और उसे ये रियलाइजेशन है, तो हम उसकी सजा को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि ये पावर कैसे आती है वो हम आगे देखेंगे। अब ये जो क्राइम है इसके अगेंस्ट का जो लॉजिक है वो क्या कहता है कि ये इन एलिजिबल है प्री मेच्योर रिलीज के लिए, क्योंकि तीन तीन लॉजिक इसमें आएंगे। पहला ये है कि ये एलिजिबल है प्री मेच्योर रिलीज के लिए क्योंकि जो रेप टाइप की जो रेप टाइप की जो केसेस हैं ये काफी काफी पैनिक करने वाले होते हैं और इससे सोसाइटी के ऊपर एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। दूसरा, जो विक्टिम है वो कहां से है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। तो एक लॉजिक ये भी आता है कि क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो उनको ज्यादा सजा दी जाए और उनको लिए ज्यादा रिलीफ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं।
हम एक चेक एंड बैलेंस करते हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में माइनॉरिटी का जो प्रोटेक्शन होता है वो इसलिए किया जाता है कि उनके मन में किसी भी तरीके की वल्नरेबल थॉट ना डेवलप हो, नेगेटिव थॉट ना डेवलप हो, इसलिए उनको हम ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। क्लियर? और एक और है, एक और लॉजिक दिया जा रहा है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड थॉट है। अब इस चीज को देखिए, ये हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में जो जो 11 में से एक लोग है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शंस किया कि आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए, क्योंकि जो कैदी वाला जो टॉपिक है वो स्टेट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट इसको इसके ऊपर अपना एक्शन लेगी। जब ये आते हैं गुजरात गवर्नमेंट के पास, गुजरात गवर्नमेंट एक कमीशन फॉर्म करती है, एक कमिटी बनाती है। क्योंकि कमिटी में कुछ एक लोग होंगे जो प्रोमिनेंट मेंबर होते हैं, वो होते हैं और वो ये इस चीज को देखते हैं थ्रू आउट पूरे प्रोसीजर्स को, थ्रू आउट पूरे इनके जो जेल में इनके एक्टिविटीज को, इनके बिहेवियर को देखते हैं। ये देखते हैं कि जो इन्होंने क्राइम किया वो किस तरीके का क्राइम है, क्या अगर इनको छोड़ने से ये क्या ये अगेन ये क्राइम कर पाएंगे। ये सारी चीजें एक वाइड एंगल में चीजों को देखा जाता है और उसके बाद उसकी रिकमेंडेशंस आती है। वो रिकमेंडेशन ये कहती है कि ये लोग ऑलरेडी इस स्टेज पे आ चुके हैं, एज के इस स्टेज में आ चुके हैं कि अब ये फिर से क्राइम नहीं कर सकते, तो इनको रिलीज कर दिया जाए। और इसी ग्राउंड पे जो गुजरात गवर्नमेंट है वो इनको रिलीज कर देती है। क्लियर? तो टाइम ऐसा है, टाइम से रिलेटेड ये केवल चीजें हैं। अब अगर आर्गुमेंट के बारे में बात करें कि क्या इनको छोड़ना चाहिए, तो देखिए रेमिशन पॉलिसी 1992, छूट की नीति बोलते हैं इसे हिंदी में, वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन, अगर उसका जो बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल रहा है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा डिसीजन हो वो किसका होगा? एग्जीक्यूटिव का होगा और वो इस चीज को देखेगी। दूसरा कि एक ग्राउंड है गुड बिहेवियर का, जो मैं तब से आपको बार बार बता रहा हूं कि गुड बिहेवियर के ऊपर ये सारी चीजें जाती हैं। इसके बाद सीआरपीसी में भी ये बात मेंशन है कि अगर कोई इस तरीके का डेंजरस क्राइम है, सीवियर क्राइम है और वो 14 ईयर अगर हो चुका है तो हम वो प्री मेच्योर या रिमिशंस की रिलीज में वो क्वालिफाई कर जाता है। और ये जो केस है जिसमें 11 मैन की बात है, तो ये ऑलरेडी 15 ईयर इनका निकल चुका है, तो ये जो 14 ईयर का जो क्लॉज है ये भी ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चीजों को देखना। अब ये पॉलिटी के डायमेंशन इसमें देखिए, ये गवर्नर की पावर होती है कि वो किसी कैदी को रिलीज करे या किसी कैदी की सजा माफ कर दे, और ये आर्टिकल 161 में उसको ये पावर दी गई है। क्योंकि अब ये जो कंडीशन है वो किस तरीके से प्रिवेल करती है कि नॉमिनल हेड होता है गवर्नमेंट का, जो गवर्नर होता है स्टेट का, और जो एक्चुअल हेड होता है वो सीएम होता है। तो जो सरकार कहेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी, वही इस गवर्नर को मानना पड़ता है। तो बेसिकली ये मूव किसका है? सरकार का है। सरकार ने रिकमेंड की, लेकिन इसमें पावर किसकी यूज की गई? गवर्नर की यूज की गई। और ये देखिए इसी के बारे में है कि वो किसी की भी, उसके पास पावर है कि वो किसी भी तरीके की जो सजा है उसको माफ कर सकता है, कम कर सकता है, छूट दे सकता है, सस्पेंड कर सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। लेकिन ये किसके किसके थ्रू होगा? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा, और वही उसके ऊपर एक्शन भी लेगी और वही इसके लिए रिकमेंडेशंस भी करेगी। लेकिन ये पावर किसकी यूज होगी? गवर्नर की। इस तरीके से टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा कि टॉपिक किस तरीके से मूव कर रहा है, क्या बातें हैं। और अभी ये टॉपिक चलने वाला है, तो आगे वीडियोस में भी हम इसको टच करेंगे। अब इतने इतने डीपली तरीके से डिस्कशन नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन काम की चीजों को केवल पॉइंट आउट कर देंगे। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सेकंड वीडियो हम लेके आएंगे और उसमें हम आगे की जो टॉपिक है वो भी हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।